तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो है यह क्लास नंबर 25 होने वाला है और इससे पहले जो है 24 क्लास का वीडियो बना दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है वीडियो को जो अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो अभी भी आप उसको जाके देख सकते हैं। पूरा जो है एक एक लाइन बाय लाइन जो होमवर्क दिया जाता है उसको विथ डिटेल सॉल्यूशन जो है वो कराया जाता है। बहुत सारे साथी इसमें जुड़ भी रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग जो इस एफएमएससी पे विश्वास करके उसको अपना मानते हुए जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं। हालांकि कुछ ऐसा कमेंट भी देखने को मिलता है जिसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ऐसा कमेंट ऐसा ही रहता है जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं और वो पढ़ा भी रहता है, उसको कोई किसी के द्वारा हाइड भी नहीं किया जाता है। आप उसको देख पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लोग कमेंट करते हैं। तो कल जो होमवर्क दिया गया था, प्रकाशिकी चैप्टर दिया गया था जो कि साइंस स्पेशल में था, प्रकाशिकी चैप्टर दिया गया था और उसके साथ साथ जो है प्रकाशिकी के साथ साथ जो है जो कि करंट अफेयर है कुछ पोर्शन दिया गया था उसको लेके आए हुए हैं और क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसलिए आप लोग सभी लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी बात जो है आपको एक एक लाइन बाय लाइन जो है वो समझ में आ सकता है। बाकी जो ये दृष्टि का दिया गया है प्रकाशिकी जो कि चैप्टर 6 है, ऑप्टिक्स जो कहते हैं इंग्लिश में, और कुछ साथी को कमेंट भी आ रहा था कि बाइलिंगुअल बोलिए, तो जहाँ जहाँ इंग्लिश बोलने के समय पड़ेगा वहाँ इंग्लिश में बोल दिया जाए, क्योंकि साइंस एक ऐसा पोर्शन है जिसमें इंग्लिश में थोड़ा सभी लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको समझ में कम आता होगा। बाकी आज से जो आपको इंग्लिश भी बोलने को सुनने को मिलेगा। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, जो दृष्टि जो है प्रकाश, दृष्टि बुक है और दृष्टि नाम क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश के व्यवहार एवं प्रकाश के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। और प्रकाशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स जो है इसी प्रकाशिकी को कहा जाता है। बताइएगा प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तरंग हो जाएगा, तरंग। और तरंग में भी कैसा तरंग हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और जब तरंग की क्लास हुआ था तो तरंग उसके बाद आ जाएगा। तब जब तरंग का क्लास हुआ तो उसमें बताया गया था कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, अयांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक या अयांत्रिक बोलिए, उसको यांत्रिक बोलिएगा तो उसमें दो भाग हो जाएंगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। और विद्युत चुंबकीय तरंग में आइएगा तो उसको हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग को ही गैर यांत्रिक या अयांत्रिक भी कहा जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार का जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य बताएगा, सीमा बताएगा तरंग दैर्घ्य। इसका देखिए इसका एनएम में हो जाएगा 400 से लेके 700 एनएम होता है और एंगस्ट्रम में मापिएगा तो 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। देखिए एनएम में दिए हुए तो एनएम में भी याद रखिए 400 से लेके 700 जो है ये प्रकाश का जो है वो उसका मतलब स्पेक्ट्रम रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पत्तियों का हरा दिखना ये किसके कारण होता है? ये प्रकाश के कारण होता है। वो हरा दिखना, उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसके कारण वो हरा दिखता है। लेकिन प्रकाश के कारण ही हरा दिखना या किसी भी चीज़ को लाल दिखना या किसी भी चीज़ का रंग जो दिखता है ना वो प्रकाश के उपस्थिति में ही रहता है। अगर आप आंख बंद कर लीजिएगा तो आपको कोई भी चीज़ दिखाई पड़ेगा नहीं। जब जैसे ही आपकी आंखों में प्रकाश, जैसे किसी अंधेरे कमरे में चले जाएगा और उसके बाद देखिए आपको सूझेगा बुटू बाबू? नहीं ना सूझेगा। वही बात है कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। अब देखिए पत्तियों का हरा दिखना का कारण ये है कि पत्तियाँ जो है सारे जितना भी प्रकाश में रंग होता है सारे को अवशोषित कर लेती है और सिर्फ हरा रंग क्या करती है? परावर्तित करती है। इसलिए पत्ती क्या दिखती है? हरा दिखती है। इसी प्रकार गुलाब का फूल अगर लाल दिख रहा है तो वो सारे रंग को क्या करती है? ऑब्जर्व कर लेती है और सिर्फ लाल रंग को ही परिवर्तित करती है। इसलिए वह कैसा दिखता है? तो मतलब देखिए लाल हो, हरा हो, पीला हो, कैसा भी हो, कोई भी रंग अगर दिखता है तो वो अपना सारा रंग को अवशोषित कर लेता है। बाकी जो रंग देख रहे हैं उसी को वो क्या करता है? परावर्तित करता है। इसी कारण उसी चीज़ को हम देख पाते हैं। अगर किसी भी चीज़ को काला देख पाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी रंग को जो है परावर्तित नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या दिखता है? काला दिखता है। और किसी भी चीज़ का उजला दिखना वो सभी रंग को वो अवशोषित कर देती है, परावर्तित कर देती है, इसलिए क्या दिखाता है? वो उजला दिखता है। आप समझ गए ना। किसी भी चीज़ का रंग जो डिपेंड है वो उसके परावर्तन पर डिपेंड है कि वो जिस प्रकार का रंग परावर्तित करेगा उस तरह का रंग जो है हमको दिखेगा। जैसे अभी आप हमको काला देख रहे होंगे तो काला दिखने का कारण क्या है कि हमारे शरीर से जो रोशनी निकल रही है वो सारे रंग को नहीं निकल रही है, सिर्फ कोई भी रंग जो परावर्तित नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारा शरीर कैसे दिख रहा है? आपको काला दिख रहा है। अगर हरा दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ हरा रंग क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। आगे बताइएगा कि वैसे प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसको वेबजोर भी कहते हैं, बैजी, आह, पिनाला से उसको याद रख सकते हैं। तो इसमें बताइएगा कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का होता है। देखिए बैगनी का याद रखिए सबसे कम होता है 380 से लेकर 450 एनएम में होता है, 380 से लेकर 450 होता है। और सबसे अधिक जो होता है ये लाल का होता है, ये 620 से लेकर 750 तक, 620 से लेकर 750 तक जो है ये लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, ये एनएम में होता है। आगे बताइएगा कि कोई भी वस्तु हमें काली कब दिखाई पड़ती है?
वो कोई रंग परावर्तित नहीं करती है तो वो क्या दिखाई पड़ेगी? काला दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काला एक प्रकार का कोई भी रंग होता नहीं है, वास्तव में काला कोई रंग होता नहीं है, यह जो है सभी रंगों को परावर्तित नहीं कर पाती, इसलिए क्या दिखाई पड़ती है? काला। और सभी रंग को परावर्तित कर देगी तो क्या हो जाएगा? उजला। सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सभी रंगों से अगर 3 प्रकार का रंग होता है प्राथमिक रंग में, लाल, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, इस तीनों को मिलाइएगा तो कैसा रंग निकलेगा? उजला रंग निकलेगा। ठीक है ना। ये तीनों को अगर मिला दीजिएगा एक जगह, यानी प्राथमिक रंग में आता है RGB, याद रखिएगा प्राथमिक रंग हो जाएगा, 3 रंग है प्राथमिक रंग, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों रंग को अगर मिलाइएगा तो कौन सा रंग निकलेगा? सफ़ेद रंग नहीं, सफ़ेद रंग ही निकलेगा। विद्यालय के रंग जो प्राथमिक कलर है, हाँ, प्राथमिक विद्यालय का रंग, वही ना बोल रहा है? विद्यालय का रंग प्राथमिक कलर। देखिए अरुण बाबू बता दी ना, विद्यालय का रंग जो होता है वो प्राथमिक कलर का ही रंग रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपको 3 देखने को नहीं मिलेगा तो 2.99 देखने को मिलेगा, 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पानी में चाल कितना था प्रकाश का? 2.25 यानी 2 × 10⁸ होगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और पानी में कितना हो जाएगा? पानी में 2.25 हो जाएगा। और कांच में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ हो जाएगा। बताइएगा सूर्य से जो प्रकाश निकलती है ये हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाती है? 8 मिनट 20 सेकेंड या लगभग 500 सेकेंड ले सकते हैं। ये इतने समय में प्रकाश क्या होती है? सूर्य से प्रकाश जो हमारे पृथ्वी तक आती है। बताइएगा सूर्य से प्रकाश जो आती है पृथ्वी तक, ये किस विधि द्वारा आती है? ये विकिरण विधि द्वारा। जब आपको उस समय बता रहे थे वो विकिरण विधि द्वारा आती है। और जो वायुमंडल गर्म होता है वो किस विधि द्वारा होता है? ये संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। और समुद्री इलाका में जो कोहरा का निर्माण होता है वो किस विधि द्वारा होता है? वो अभिवहन द्वारा होता है, वो अभिवहन के द्वारा होता है। ठीक है ना, ये बताए थे अनिल सर बाबू। अगला क्वेश्चन बताएगा, चंद्रमा से जो प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी तक आती है ये कितने समय में आती है? 1.28 सेकेंड में जो ये आपको चंद्रमा से आती है। पृथ्वी तक प्रकाश जो आती है ये जब सूरज से आएगी तो 8 मिनट 20 सेकेंड या लगभग 500 सेकेंड में आती है। और चंद्रमा से आएगी तो 1.28 मीटर प्रति सेकेंड में आएगी। और चंद्रमा का अपना प्रकाश जो है वो नहीं होता है, वो सूरज से प्रकाश लेके जो है अपना ऑब्जर्व करता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है रात के समय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश का कणिका का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? वो तरंग का सिद्धांत था हाइगेंस के द्वारा। और कणिका का सिद्धांत होगा दकार्ते के द्वारा। दकार्ते के द्वारा जो है कणिका का सिद्धांत जो है ये दकार्ते के द्वारा दिया गया था। इसको आगे चलकर न्यूटन इसको परिभाषित कर दिए थे। हाँ, उसके बाद न्यूटन का ही नाम आ गया। कणिका का सिद्धांत जो देखिए देने वाले शुरू में हो जाएंगे दकार्ते, ये 1637 में दिए थे। आगे चल के न्यूटन इस पर काम किए और आगे चल के नाम जो आ गया किसका आ गया? न्यूटन का ही आ गया। आगे बताएगा तरंग का, प्रकाश के तरंग गति का सिद्धांत जो होता है तरंग का, ये प्रकाश में तरंग का सिद्धांत ये कौन दिए थे? ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत ये किनके द्वारा दिया गया था? ये आपको क्वांटम सिद्धांत जो है ये दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। वो प्लांक्स, वो क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा तो मैक्स प्लांक के द्वारा। और प्रकाश का क्वांटम हो जाएगा ना तो आपको हो जाएगा ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और इनके द्वारा बोला गया था कि प्रकाश जो है ये बंडल के रूप में रहते हैं। ठीक ना। और इसी बंडल को कहते हैं फोटोन कहते हैं। प्रकाश का जो है एक छोटे छोटे गुच्छे के रूप में हमेशा पाए जाते हैं और इसी गुच्छा को क्या कहते हैं? फोटोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश का परावर्तन कितना नियम हो जाएगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बुड्ढू बाबू? 2 नियम है। कौन कौन नियम होते हैं बताइएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और आपतन बिंदु और आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच डाला गया लंब जो है तीनों एक ही तल में होता है। इसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑनलाइन में कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आगे बताया कि वह वस्तु जिसमें परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार हो कि परावर्तित किरण जो है वो आपतित किरण को परावर्तित कर देती है, वो वस्तु क्या कहलाता है? वह वस्तु दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण वो वस्तु होती है जो किसी अपनी तरफ आने वाले हर एक प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित कर देती है। उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण के पीछे जो है किसका कलई किया रहता है? सिल्वर का, यानी चांदी का जो है वो कलई किया रहता है ताकि वो रिफ्लेक्ट कर दे वस्तु को। अगर आपको दर्पन के पीछे कलई नहीं किया रहेगा तो वो कांच हो जाएगा। ठीक है ना। वो साधारण कांच हो जाता है। अगर कांच के पीछे कलई कर दीजिएगा तो वो किसका निर्माण कर लेता है?
वो दर्पण का निर्माण हो जाता है। आगे बताइएगा कि यदि परावर्तक पृष्ठ जो है समतल हो तो उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहेंगे। अगर उसका पृष्ठ जो अंदर की ओर धंसा रहता है तो उसको अंदर की ओर धंसा हुआ है तो वो आपको अवतल हो जाएगा, और ऊपर की ओर उठा हुआ है तो उत्तल। उत्तल मतलब उठल, ठीक है ना, उत्तल मतलब उठल रहता है, और धंसल मतलब क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो हमेशा कैसा बनता है? ये सीधा और आभासी, यानी हमेशा सीधा और आभासी बनता है, और वस्तु से बराबर या उसके वस्तु के, देखिए वस्तु में उसे प्रतिबिंब की स्थिति से पता चलेगा कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी। लेकिन समतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और इसमें जो ना पार्श्व विवर्तन होता है। अगर आप पार्श्व उल्टा, पार्श्व मतलब क्या हुआ कि अगर आप दर्पण में देखिएगा तो आप अगर दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो दर्पण में जो है हमेशा बायां हाथ उठेगा। हाँ, ठीक है ना, उसी को पार्श्व परावर्तन कहते हैं कि अगर आप बायां हाथ उठा रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? दाहिना दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उल्टा दिखा रहा है। उल्टा दिखाने का मतलब ये हुआ कि आप खड़े तो आपका पाँव ऊपर और सर नीचे होगा, ऐसा वो नहीं होता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब क्या होता है कि अगर आप बायां हाथ उठा रहे हैं तो क्या दिखाएगा आपको? दाहिना दिखाएगा, ठीक है ना। हाँ, एम्बुलेंस में उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि आप पीछे से देखिएगा ना दर्पण में तो वो आपको सीधा दिखाई पड़ेगा। एम्बुलेंस में वो इसलिए उल्टा लिखा रहता है जान के। और गाड़ियों के आगे बताएंगे, इसमें गाड़ियों के साइड मिरर में जो है ना उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी में दो प्रकार का दर्पण लगता है। देखिए, एक तो साइड तरह जो साइड में देखते हैं वो ड्राइवर जो देखता है वो उत्तल रहता है, और अपना चेहरा देखने के लिए जो सामने लगाता है वो समतल दर्पण रहता है। वो समतल दर्पण रहता है ताकि चेहरा जो है वो देख सकता है, ठीक है ना। अपना फेस देखने के लिए जो लगाता है ना सामने में, देखते हुए बस उसमें लगाता है पीछे देखने के लिए, तो बस में तो वो उत्तल लगाता है ताकि सब उसमें आ जाए। बस में भी उत्तल लगा रहता है तो सब उसमें अट जाए। लेकिन छोटे छोटे गाड़ियों में देखिएगा कि आपको फेस देखने के लिए सामने में लगाता है, गाड़ी के सामने में वो समतल रहता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल रहता है, और गाड़ी के हेडलाइट में सही बोल रहे हैं, गाड़ी के हेडलाइट में जो रहेगा ना वो अवतल दर्पण रहता है। आगे बताएंगे इसके बारे में भी। आगे बताइएगा कि यदि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की ऊंचाई जो है वस्तु का कितना होना चाहिए? वस्तु का आधा रहेगा तो प्रतिबिंब क्या पड़ेगा? वस्तु के पूरा दिखाई पड़ेगा। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। ये भी याद रखिएगा कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तभी देखिए, देखते होइएगा कि आप सैलून में जाते होइएगा तो आगे अगर समतल दर्पण लगा है, पीछे भी समतल दर्पण लगा है, तो आपका प्रतिबिंब अनंत प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अगर आप पीछे देखिएगा तो आपका प्रतिबिंब जो है वो आप उसको गिन नहीं सकते, वो अनंत प्रतिबिंब बना रहता है। अगर आपका अनंत प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो समतल दर्पण का कोण जो है वो कोण गलत सेट किया है, इसका मतलब का प्रतिबिंब अनंत नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यदि कोई वस्तु परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रखा है तो समतल दर्पण में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 90 डिग्री पर हमेशा 3 गो प्रतिबिंब जो है वो बनता है। हाँ, वो निकालने में सम पर घटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दैनिक जीवन में जो है हमेशा किस दर्पण का यूज करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग जो है हमेशा दैनिक जीवन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित रहता है तो उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल। अंदर की ओर है तो अवतल हो जाएगा, और बाहर की है वही ना, तुरंत बताया ना, बाहर मतलब ऊपर, और उत्तल मतलब क्या आ जाएगा? उठल हो जाएगा, ठीक ना। और अवतल दर्पण को कहीं कहीं आपको समतल हिंदी में न देके इंग्लिश में देता है। और अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल लेंस। वो आप लेंस में चले गए सर जी। दर्पण में जो है ना ये कॉनकेव कहा जाता है। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहा जाता है, और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स भी। देखिए, अवतल हो गया कॉनकेव और उत्तल हो गया कॉन्वेक्स। देखिए, आपको ऑप्शन में हिंदी नहीं रहेगा तो इंग्लिश देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको, हाँ ये टफ बना रहेगा, इसको इंग्लिश में दे देगा, इसलिए याद रखिए। अवतल मतलब हो गया कॉनकेव और उत्तल मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब बताइएगा कि गोलीय दर्पण में कुछ प्रतिबिंब की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। बताइए गोलीय दर्पण में कि ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है? ये कैपिटल पी से मतलब क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या को जो है ना ये आर से सूचित किया जाता है, और वक्रता केंद्र को जो है ना ये कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। और आपको मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा फोकस बिंदु को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एफ से ही फोकस बिंदु, इसी को मुख्य फोकस बोलिए या फोकस बिंदु बोलिए, आपको बात वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये फोकस पे बनेगा। देखिए, इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को जितना पीछे रखिएगा प्रतिबिंब आपको उतना आगे बनेगा, और वस्तु को जितना आगे ले जाएगा प्रतिबिंब आपको उतना पीछे होते चला जाएगा। ये आपको याद रखिएगा। जैसे सी पर रखिएगा तो आपको फोकस पे बनेगा, सी पर रखिएगा, सी और एफ के बीच में रखिएगा तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जितना वस्तु को आगे लेते जाएगा प्रतिबिंब उतना क्या होता जाएगा? पीछे होते जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेविंग अवतल दर्पण का कुछ उपयोग बताइएगा कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु को अपने आभासी प्रतिबिंब से बड़ा दिखा देता है, यानी वस्तु को वास्तविक से क्या दिखाता है? बड़ा दिखा देता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो किस दर्पण का उपयोग कीजिएगा? अवतल दर्पण। जैसे आपको दाढ़ी बनाना है तो दाढ़ी अगर छोटा छोटा अगर देखिएगा दाढ़ी कट जाएगा, इसलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सेविंग मिरर के रूप में, ठीक है ना। सेविंग मिरर में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, ताकि दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है ना। गाड़ी के सर्च लाइट क्या करते हैं? वाहनों के हेडलाइट में, उसके बाद क्या कहते हैं सर्च लाइट में डॉक्टर का दांत जो देखता है उस समय में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे हाँ, आवर्धित प्रतिबिंब दिखाता है, वस्तु से बड़ा दिखाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो वाहनों को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। देखिए इसे फंस जाइएगा, पश्च दर्शन जहाँ लग जाएगा वहाँ मतलब पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को वास्तविक से छोटा दिखाता है, ताकि इतना बड़ा से बड़ा गाड़ी भी आपको छोटे दर्पण में क्या होता है? समा सकता है। और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, और गाड़ी के सामने जो लगा रहता है जिसमें फेस देखा जाता है उसमें समतल दर्पण, उसमें समतल। हाँ, और गाड़ी के हेडलाइट लग जाएगा ना तो उसमें हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए अगर आपको रियर व्यू मिरर जहाँ लग जाएगा, रियर व्यू जहाँ पर रियर देख सकते हैं उसमें समतल हो जाएगा, और आपको पीछे देखना है मतलब साइड व्यू देखना है उसमें आपको अब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइएगा गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र क्या होता है? बताइएगा माइनस का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f बराबर हो गया आपको फोकस दूरी, v बराबर हो गया वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर हो गया वस्तु की दूरी हो जाता है। और दर्पण सूत्र में सारा क्या होता है? प्लस में रहता है। दर्पण सूत्र में प्लस में रहता है और लेंस के सूत्र में माइनस में लग जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चिन्ह परिपाटी कुछ बताइएगा, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा कि चिन्ह परिपाटी में यदि अगर वस्तु को बायां रखा जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि प्रतिबिंब को जो है वस्तु के दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसका मतलब क्या? प्रकाश किधर से आ रही है? बाईं ओर से आ रही है। अगर बायां वस्तु को रख रहे हैं तो प्रकाश किधर से आ रही है? बाईं ओर से आ रही है। और दाहिने वस्तु को रख रहे हैं तो प्रकाश दाहिनी ओर से आ रही है। अब बताइएगा अपवर्तन के नियम बताइएगा कि अपवर्तन का नियम जो है इसको किस और अन्य नियम से जानते हैं? स्नेल का नियम के रूप में भी जानते हैं। और स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। देखिए अगर आप इतना डीपली पढ़िएगा इसके बाद आपको जो है ना फिजिक्स में कोई भी चैप्टर से जो पढ़ा दिए अभी तक जो क्लास हो चुका है उसके बाद आपको क्लास उससे क्वेश्चन छूटने का संभावना जो है वो नहीं होने वाला है, बशर्ते आप उसको माइंड में रखा कीजिए। और जो होमवर्क यहाँ दिया जाता है उसको पहले पढ़ के कीजिए, पढ़ के आइएगा, उसके बाद हमारा द्वारा समझाया जाएगा, उसके बाद आप खुद समझिएगा, उसके बाद दोबारा वीडियो देखेगा ना आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जल से भरे किसी बर्तन और तालाब में यदि किसी सिक्के को रखते हैं तो वो अपने वास्तविक भार से वास्तविक जगह से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये किसके कारण दिखाई पड़ता है? ये अपवर्तन के कारण जो है वो उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यानी किसी गिलास में अगर सिक्कों को रखिएगा तो वो वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। अगर किसी भी बर्तन में आप किसी भी यंत्र को रखिएगा, लकड़ी को रखिएगा तो वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है, ये किसके कारण दिखाई पड़ता है? ये भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। अब बताइएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है ना सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है ना, सूर्यास्त हो जाने के बाद भी आपको लगता है कि अभी जो है अभी तक सूर्यास्त जो है वो होने वाली है। आभासी सूर्य जो है 2 मिनट तक इसका लगता है कि अभी ऐसा लगता है कि अभी सूर्य डूबा है, अभी डूबने वाला है। ऐसा जो होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अब देखिए वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में कितने मिनट का अंतर रहता है? ये याद रखिएगा, ये 2 मिनट का अंतर रहता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है कि वास्तविक जो होता है ना प्रकाश, वास्तविक सूर्यास्त होता है सो, और आभासी सूर्यास्त के अंतर जो है ये 2 मिनट का अंतर होता है। यानी 2 मिनट तक आपको ऐसा लगेगा कि सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन सूर्यास्त उस समय तक हो चुका रहता है। ऐसा इस दोनों के बीच का अंतर कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का होता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 हो जाता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 2.42 हो जाएगा। और हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? 24.4 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका ठीक दुगुना हो जाता है किसका? पानी का अपवर्तनांक 48.5 हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से यानी सघन से विरल में जाती है तो ये क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। देखिए सघन मतलब हो गया पानी और विरल मतलब हो गया हवा। अगर पानी से हवा में आएगा प्रकाश का किरण तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। और हवा से यानी विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण जो है आपको लकड़ी जो है वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है पानी में रखा रहा होता है। तो
अगला क्वेश्चन बताइएगा, हीरे का चमकना जो है किसके कारण चमकता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या दिखाई पड़ता है? चमकते हुए दिखाई पड़ता है। और एक और क्वेश्चन जो सेट में चला हुआ था कि हीरा जो चमकता है या किससे किस में और चमकता है, ये आपको हीरे से कांच की ओर चमकता हुआ प्रतीत होता है। अगर हीरा चमक रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वो हीरे से कांच की ओर चमकता हुआ प्रतीत होता है। और हीरा को अगर आप काट दीजिएगा ना तो भी वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना? मोर का ये पंख से मतलब नीला दिखना, वही होगा। पूर्णांकित परावर्तन। अगला क्वेश्चन बताइए, कांच का अगर चटका हुआ भाग है तो वो किसके कारण चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर किसी भी कांच को अगर थोड़ा सा फोड़ दीजिएगा यानी चटका हुआ यानी टूटा हुआ है तो वो भी चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो वो चमकते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मृग मरीचिका का नाम सुने ना? मृग मरीचिका, हाँ, दृष्टि भ्रम उसी को कह सकते हैं। वो अगर आपको लगता है कि वहाँ पर पानी है लेकिन वहाँ जाने के बाद पानी नहीं रहता है, वो किस कारण होता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मरीचिका जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब बताइएगा कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसमें एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको लेंस कहा जाता है। ठीक है ना? और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। देखिए यहाँ भी बात वही है, अवतल उत्तल में वहाँ दर्पण था, यहाँ लेंस लग गया। अवतल को क्या कहेंगे? कॉनकेव। अवतल को कॉनकेव लेंस कहेंगे और उत्तल को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी भी लेंस का अगर उभरा हुआ भाग जो है, उभरे हुए भाग क्या कहेंगे? उत्तल। उभरा मतलब क्या होगा? उत्तल। यानी उठल मतलब क्या होगा? उत्तल लेंस, उसी को कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। और अंदर धंसा हुआ है तो कॉनकेव यानी अवतल लेंस उसको कह सकते हैं। बताइए, कांच का अपवर्तनांक जो है वायु से क्या होता है? ज़्यादा होता है या कम होता है? कांच का अपवर्तनांक वायु से ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अवतल लेंस में क्या होता है कि दोनों पेट उसका क्या होता है? चिपटा हुआ होता है। ऊपर दोनों सेम रहता है, नीचे पेट उसका क्या होता है? चिपट जाता है। और उत्तल लेंस में दोनों उठा हुआ रहता है, ऐसे उठा रहता है। और अवतल लेंस में दोनों सटा हुआ रहता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है? m बराबर माइनस m बराबर v/u हो जाएगा, ये लेंस में हो जाएगा। और दर्पण में क्या हो जाएगा? माइनस v/u हो जाएगा। माइनस चीज़ क्या दिखाता है कि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। माइनस अगर लगा हुआ है किसी भी आवर्धन को निकालने के फॉर्मूला में तो माइनस क्या दिखाता है? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। और जब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और जैसे ही अगर माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्लस में आ रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। और इसको निकालने के लिए f किस में होना चाहिए? हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है ना? आपको ऑप्शन में क्या करते हैं? बिना मीटर में भी आंसर आएगा। और आपको f जो दिया रहेगा सेंटीमीटर में भी दिया रहता है। और आपको आंसर भी देगा, आपको उसमें से मिल जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि P बराबर, जब भी लेंस की क्षमता निकालनी होती है तो फार्मूला लगाएंगे P बराबर 1/f। और f हमेशा किस में लेना है? मीटर में लेना है, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है दे बाबू? अगला क्वेश्चन बताइए। मीटर में बदल कर उसको मीटर में बदल दीजिए, तो मीटर में बदला हो सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लेंस की क्षमता कैसा है? मतलब क्या होता है? डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसा है? मतलब डायऑप्टर होता है। और प्रकाश का जो पर मीटर के डायऑप्टर बोलेंगे। और हाँ वही हुआ। और प्रकाश का जो डेसिबल क्या होता है? प्रकाश का ध्वनि का तीव्रता जो है वो क्या होता है? ध्वनि का तीव्रता क्या होता है? डेसिबल होता है। और ये किसका 10वां भाग होता है? ये बेल का 10वां भाग जो है वो क्या होता है? डेसिबल होता है। और प्रकाश की लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। और यदि अगर आपको f इसमें मीटर में होगा तभी इसको निकाल सकते हैं, तुरंत बताएं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक हुई होगी। अगर आपको दर्पण की जैसे लेंस की बात करेगा तो अगर आपको उसके बाद चिन्ह देखना है, अगर लेंस उत्तल हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर लेना है। और लेंस अगर अवतल है तो कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। ठीक है दे बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दूरबीन, चश्मा और माइक्रोस्कोप बनाने में किसका उपयोग करते हैं?
लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दूरबीन, चश्मा और ये क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा आवर्धक ग्लास जो होता है, मैग्नीफायर ग्लास, जिसमें किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं, जैसे आप नक्शा उक्सा देखते हुए अमीन साहब को देखते हुए, तो वो ऐसा ग्लास लगा के देखा करते हैं ना, वो आप उसी को आवर्धक ग्लास कहा जाता है। उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और मानव का आँख जो होता है, यह किस लेंस की भांति काम करता है? ये भी उत्तल लेंस की भांति ही जो मानव का आँख जो है वो काम करता है। और बताइएगा कि दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए जो है क्या किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको अवतल दर्पण, वो सिर्फ दृष्टि दोष करेंगे ना तो उसमें लेंस का ही उपयोग किया जाएगा, लेंस युक्त चश्मा का उपयोग किया जाएगा। और निकट या दूर बोलेंगे तब अवतल या उत्तल बोलेंगे, ठीक है ना। हम ये आपसे ये पूछे थे कि दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लेंस वाले चश्मा का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। चश्मा वैसे बहुत प्रकार का आता है, शौक से भी लोग चश्मा पहनता है, और अगर आपको दृष्टि दोष हुआ है उसके बाद आप जो है अपना चश्मा डॉक्टर से दिखवा के ही पहन सकते हैं। तो बताइएगा न्यूनतम दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर और हो जाएगी। और बताइएगा कि स्पष्ट दृष्टि की दीर्घतम दूरी कितनी हो जाएगी? दीर्घतम वो अनंत हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दूर दृष्टि जो दोष होता है इसमें क्या किसकी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है? इसकी दूर की दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है और नज़दीक की वस्तु जो है वो नहीं दिखाई पड़ती। इतना बात याद रखिए कि जो दृष्टि दोष रहेगा आपको वो चीज़ दिखाई पड़ेगा। अगर आपको दूर दृष्टि दोष है तो क्या होगा? दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगा और आपको निकट की वस्तु जो है वो नहीं दिखाई पड़ता है। और अधिकांश मानव में अधिकांश जो होते हैं जनरली जो है वो सभी को दूर दृष्टि दोष ही होता है, ठीक ना। दूर की वस्तु देख पाते हैं, लेकिन पढ़ने के जब समय आता है तो वो आपको चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उसको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है ना। अधिकांश मानव में जो दूर दृष्टि दोष ही होता है। अगला क्वेश्चन बताएगा दूर दृष्टि दोष को किस और अन्य नाम से जानते हैं? इसको मायोपिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये आपको दूर दृष्टि दोष को ही जो है दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम जानते हैं, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। और दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस लाते हैं? उत्तल लेंस के लिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए निकट के लिए मायोपिया नाम हो जाएगा, और दूर दृष्टि दोष के लिए हाइपरमेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया उसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपर मतलब दूर वाला, और सिर्फ मायोपिया लगा रहेगा तो निकट वाला हो जाएगा। आगे बताएगा भुट्टू बाबू आपसे क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष करने के लिए जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। बताइए अवतल लेंस जो है वो कैसा रहता है? अंदर बीच में क्या रहता है? चिपका रहता है, उठा रहता है? अवतल रहेगा तो वो चिपका रहेगा, और उत्तल रहेगा तो उठा रहेगा। आपका बॉडी यहाँ है लेकिन माइंड प्रेजेंट नहीं है सर जी, यहाँ ऐसे में काम नहीं चलेगा। माना कि आप भुट्टू हैं, उसका बात कुछ और है, लेकिन आप जब तक ध्यान से सुनने का प्रयास नहीं कीजिएगा वो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। बताइएगा मनुष्य में जो बौनापन हो जाता है या किस हार्मोन के कमी कारण होता है? एसटीएच हार्मोन के कमी कारण जो है मनुष्य में बौनापन हो जाता है, ठीक है ना। और ये एसटीएच हार्मोन इनके अंदर कमी है, इसलिए बौना हो गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जरा दूरदृष्टा दोष जो होता है, जरा दूरदृष्टा दोष यह कब होता है? सो बताइएगा। इसमें जो ना ये अधिक आयु जब आपका हो जाएगा ना तो आपको जरा दूरदृष्टा दोष हो जाएगा। और इसमें इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? क्या? इसमें बाइफोकली लेंस का यूज किया जाता है। इसमें दोनों लेंस लगता है। बाइफोकल मतलब क्या हुआ? दोनों लेंस लगता है। नज़दीक को देखने के लिए उत्तल और दूर को देखने के लिए जो है ये उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो किया जाता है। देखिए जरा दूरदृष्टा में ये होता है, इसमें बाइफोकल लेंस का उपयोग जो ये किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें दो फोकस का लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर आपको नीचे देखना है तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, और अगर आपको दूर देखना है तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस आता है? उत्तल लेंस, और निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखते हुए किसी को अगर आपको नज़दीक देखना है तो चश्मा को नीचे कर लेता है, और दूर देखना है तो चश्मा ऐसे उठा लेकर तरफ देखता है कि ताकि वो दूर दृष्टि दोष है उसको उसी को कहते हैं जरा दूरदृष्टा दोष, जरा दूरदृष्टता दोष, जो कि आयु बढ़ने के बाद जो है ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अबिंदुकता जो होती है इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस लेंस का? ये बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब एक बार फिर से जो दोषों को रिवाइजन करा देते हैं तो बताइएगा दोष होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको कि निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, और इसको निवारण के लिए कौन सा लेंस आता है? अवतल लेंस आता है। और निकट दृष्टि दोष को ही जो है आपको मायोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है और निकट की वस्तु
जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसके बाद जरा दूरदृष्टा दोष, इसमें जो है आयु बढ़ने के साथ साथ जो है ऐसा बीमारी जो मैक्सिमम व्यक्ति में हो जाता है, और इसमें इसको निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बाइफोकली लेंस। बाइफोकली लेंस में दोनों लेंस रहता है। इसमें नीचे देखना है तो आपको उत्तल लेंस, और ऊपर में कौन सा लेंस रहता है? अवतल लेंस रहता है। उसके बाद आता है अबिंदुकता, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है बाबू? बेलनाकार लेंस का उपयोग जो है ये किया जाता है। अब बताइएगा कि पर ध्वनि जो हम बोल रहे हैं ये हमारे कर्ण पटल, मस्तिष्क पटल पर कितने सेकंड तक रहती है? 1/10 या 0.1 सेकंड तक रहती है। लेकिन प्रकाश में इसका ठीक जो है आधा, इस प्रकाश में इससे उल्टा हो जाता है। प्रकाश में ये 1/16 सेकंड तक रहती है, ठीक ना। ये प्रकाश किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है हमारे मस्तिष्क पर 1/16 सेकंड तक जो है हमारे मस्तिष्क पर उसका पटल जो है वो बनता है। फिर 1/16 सेकंड के बाद उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। यानी किसी को एक झलक देखते हैं फिर भूल जाते हैं, यानी 1/16 सेकंड तक हमारे मस्तिष्क तक रहता है। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? हमारे मस्तिष्क को भूल जाते हैं, तब तक दूसरा चीज़ देख लेते हैं, फिर उसको याद रखते हैं, ठीक है ना। फिर उसको देखते हैं, उसको याद रखते हैं, समझ रहे हैं बेटा ना। जैसे आपको देखें, आप छोटे व्यक्ति हैं तो आपको 1/16 तक देख सकते हैं। इनको देखिए बड़े हैं तो 1/16 सेकंड तक हमारे आंखों तक क्या रहता है? इसका प्रतिबिंब का जो है वो समय हमारे आंखों तक बना रहता है। और ध्वनि में कितना होता है? 1/10 सेकंड, और प्रकाश में 1/16 सेकंड। ये भी याद रखिएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जो होता है, इसमें प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को विबज्योर कहते हैं, यानी बैजी आ पिनाला कहा जाता है। ऊपर में कौन सा होता है? बैगनी। ऊपर में बैगनी और नीचे में लाल, और बीच में कौन होता है? हरियर। बीच में जो है वो हरा रहता है। ऊपर कैसे लाल हो जाएगा? ऊपर बैगनी नहीं रहता, बैबज्योर है, पहले बैगनी ना आएगा, बैजी आ पिनाला, तो लास्ट में लाल ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष, इसमें कितने रंग के इंद्रधनुष बनते हैं? ये 7 रंग का बनता है। और इंद्रधनुष जो है ना हमेशा आपको क्या किसके विपरीत बनता है? ये सूर्य के प्रकाश के विपरीत बनता है। अगर सुबह में अगर आपको इंद्रधनुष बनेगा तो पश्चिम साइड बनेगा, और शाम में अगर इंद्रधनुष बनेगा तो पूर्व साइड बनेगा, और दोपहर में बनेगा तो नहीं बनेगा। वाह गजब! दोपहर में इंद्रधनुष क्या होगा? नहीं बनेगा। दोपहर में इंद्रधनुष बनेगा बेटू बाबू? दोपहर में इंद्रधनुष जो है वो नहीं बनेगा। सुबह में कहाँ बनेगा? पूर्व में। सुबह में आपको पश्चिम में बनेगा, शाम में कहाँ बनेगा? पूरब में बनेगा। जैसे याद रखिए, जैसे सूर्य के प्रकाश के विपरीत हमेशा क्या बनता है? ये बनता है, इंद्रधनुष बनता है। दोपहर में नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देखिए इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। देखिए इसमें क्या होता है? चमकीला होता है और छोटा होता है। तो ये चमकीले भाग को प्राथमिक कहते हैं, और जो धुंधला होता है उसको द्वितीयक इंद्रधनुष भी कहा जाता है। आप क्यों कैमरे के रेंज से बाहर जा रहे हैं? आप रेंज में आइए ना सर जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई पड़ना यह प्रकाश के किस क्रिया कारण होता है? ये व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला अगर रंगीन दिखता है तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण यह दिखाई पड़ता है। बताइएगा जल की सतह पर अगर तेल फैल जाता है तो वो चमकीला दिखाई पड़ता है। यह भी किसके कारण दिखाई पड़ता है? यह भी व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। अगर आप CD DVD पहले यूज करते होइएगा तो CD को देखिएगा वो चमकते रहता है, जैसे ही प्रकाश पड़ता है वो चमकीला हो जाता है। वो भी किसके कारण दिखाई पड़ता है? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण क्या दिखाई पड़ता है? चमकीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद बताइएगा, हाँ बताइएगा कि किसके कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। अगर अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? वो करिया यानी काला दिखाई पड़ेगा। क्यों काला दिखाई पड़ता है वो बताइएगा? क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए वो क्या दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। देखिए वो हम शुरू में बताएं कि वैसे काला कोई रंग होता नहीं है। अगर किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करेगा तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। और सभी रंगों को परावर्तित कर रहा है तो कैसे दिखाई पड़ेगा? वो सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देगा समुद्र का नीला दिखाई पड़ना यह किसके कारण दिखाई पड़ता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है समुद्र का नीला दिखाई पड़ता है। इसमें बताएगा सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो है प्रकाश का क्या कहते हैं आकाश का रंग लाल दिखाई पड़ना ये किसके कारण होता है? ये भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अपवर्तन के कारण सर आपको आभासी पर ऐसा लगता है कि वो अब सूर्यास्त हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन उस समय तक हो चुका रहता है। और उसी के बीच का अंतर का सेकंड जो है वो 2 मिनट का अंतर रहता है। वो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक सूर्य जो है वो अस्त नहीं हुआ है, लेकिन उससे 2 मिनट पहले तक जो है सूर्य जो है अस्त हो चुका होता है। वो आपको आभासी प्रतीत होता है, लेकिन आपको आकाश का रंग जो लाल दिखाई पड़ता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा
इसमें क्या होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है ना सबसे कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, प्रकाश का रंग, आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था 1930 में। बताइए खतरा का रंग जो है कैसा रहता है, लाल। और इसको लाल क्यों बनाया जाता है? इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसलिए जो है जितना प्रकीर्णन कम होगा उसका फैलाव कम होगा, इसलिए दूर से उसको लोग देख सकता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका फैलाव कम होगा, इसलिए आप जो दूर से उसको देख सकते हैं। इसलिए खतरे का रंग क्या रखा गया है, लाल रखा गया है। अगला क्वेश्चन देगा, पानी में पैदा हुए बुलबुला जो चमकता है, पानी में अगर बुलबुला बनता है वो चमकता है, किसके कारण चमकता है? ये आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो चमकता है। वो पानी का बुलबुला, साबुन का बुलबुला चमकता है वो व्यतिकरण के कारण, और पानी के अंदर अगर बुलबुला चमक रहा है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो चमकता है। बताइए हीरा जो किस कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका जो होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आकाश और समुद्र का रंग जो आकाश और समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। साबुन का बुलबुला अगर रंग बिरंगा दिखाई पड़ रहा है तो व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष का दिखना, देखिए इंद्रधनुष जो है बहुत कारण दिखता है, इसको याद रखिएगा। इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण के कारण में दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण में दिखाई पड़ता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण में दिखाई पड़ता है, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण में जो है इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इसलिए जब भी इंद्रधनुष की बात करेगा तो आप एक से अधिक ऑप्शन लीजिएगा हमेशा, क्योंकि इंद्रधनुष जो दिखता है उसे प्रकाश का हर एक क्रिया जो है वो हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तारों का टिमटिमाना यह किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो वो तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का लाल दिखना ये किस कारण होता है? प्रकीर्णन के। अभी तक कन्फ्यूज नहीं है क्या? अब वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश कैसी तरंग है? ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। और ध्वनि कैसी हो जाएगी? ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दरवाजे की झिर्री से आने वाला प्रकाश का फैलना, नहीं किसी भी दरवाजे के कोई भी छोटा सा छिद्र रहता है उसके आने के बाद प्रकाश का फैल जाना, ये प्रकाश के किस क्रिया का कारण होता है? ये प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। दरवाजे की झिर्री से अगर कोई रोशनी आ रही है उसके मतलब फैल रही है तो प्रकाश के विवर्तन के कारण जो है वो फैल रही है। अब एक बार इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसको बताते हैं। करंट अफेयर निकालने, क्या निकालने आप? रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? हरिराम जी आज पूरे मूड में, क्या बात वैकेंसी देता है। अब जो है जो कि पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया प्रकाशिकी की चैप्टर, जो कि आपको दृष्टि पब्लिकेशन का जो चैप्टर 6 था ऑप्टिक्स, इसको पूरे हमारे माध्यम द्वारा ख़त्म कर दिया गया। इससे अगर आपको क्वेश्चन पूछने वाला अगर हो सकता है तो इसको इतना बात अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं एक एक चैप्टर का वीडियो या स्पेशल रूप में बनाया जाता है, ताकि आपको कल जिस प्रकार तरंग खत्म किया गया था आज उसी प्रकार जो है ये प्रकाशिकी खत्म किया गया। और कल से जो आपको कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का अंग भी जो है वो लूसेंट के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और लास्ट में जो करंट अफेयर का सीरीज चलता है इसलिए करंट अफेयर को चला रहे हैं। और कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आप बीच बीच में बोलते हैं लाइक करने के लिए, हम लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप बोल देते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, इसको शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए और सब लोग इस वीडियो का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो बताइएगा कौन मार्च है? 21। आप बताइएगा जो कि आज करंट अफेयर में दिया गया था 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार किस देश की सरकार ने डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये न्यूजीलैंड जो है आपको ये प्रतिबंध लगा दिया है। और कल हमें क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि मरने पर जो है मरने पर जो है वो क्या वैध बनाना, मरने का अधिकार जो वैध बनाया है वो कौन बनाया है? फ्रांस बना दिया, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस देश में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया गया है? ये अमेरिका में किया गया है। शुगर की किडनी को जीवित व्यक्ति में लगा दिया, यानी शुगर का किडनी जो आदमी के शरीर में लगा दिया गया है, ये किस देश में किया गया है? अमेरिका में किया गया है। और एक बंदर का, एक आदमी का मस्तिष्क जो है ना बंदर में चिप में लगा दिया गया, ये आपको न्यूरोलिंक कंपनी द्वारा किया गया, जो कि ब्रिटेन की कंपनी, भी याद रखिएगा। न्यूरोलिंक कंपनी ही है सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? ये शरद कमल को किया गया। और शरद कमल कौन सा खेल खेलते हैं?
ये टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। टेबल टेनिस जो शरद कमल जो ये टेबल टेनिस खेलते हैं, जिनका पूरा नाम शरद कमल अचंत हो जाएगा। और ये जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे, पहले व्यक्ति हो जाएंगे, भारतीय सही है, पहले व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये मसाल वाहक बने, ध्वज वाहक बने। मसाल वाहक जो है ना वो अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा वो मसाल वाहक हैं, और ध्वज वाहक जो ये शरद कमल अचंता बने। देखिए अभी 2024 का ओलंपिक होने वाला है, कितने क्रम का हो जाएगा, ये 33वें क्रम का हो जाएगा। और ये कहाँ होने वाला है, पेरिस में होने वाला। और पेरिस में जो होने वाला है इसमें मसाल वाहक बने हैं अभिनव बिंद्रा। मसाल वाहक वो होते हैं जो कि देश का प्रतीक जो है मसाल के रूप में लेके चलते हैं, जो कि शुरू में होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और ध्वज वाहक जो होते हैं जिस समय ओलंपिक स्टार्ट होगा और जिस समय लास्ट होगा उस समय 2 ध्वज वाहक होते हैं। एक होते हैं स्टार्टिंग का ध्वज वाहक, शुरुआती का, एक समापन का ध्वज वाहक होते हैं, जिसमें हर एक देश से जो है हर व्यक्ति अपने अपने देश के झंडा को लेकर अपना आय करने को प्रसिद्ध रहता है और सोचता है कि हम इस ओलंपिक में जो अपने झंडे को फहरा सके और अपना मेडल जो वो ला सके, उसका ये प्रतीक होता है। उसी प्रकार जो है शरद कमल अचंता को जो ये ध्वज वाहक के रूप में चुना गया है, और मसाल वाहक में अभिनव बिंद्रा को। और शरद कमल अचंता लॉन टेनिस से हैं, टेबल टेनिस से हैं, और ये अभिनव बिंद्रा जो है वो शूटिंग से हैं, शूटिंग से हैं, चेस से नहीं सर जी। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 22 मार्च 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, बिहार का। और 2024 में कितने क्रम का मनाया गया है, 112 क्रम का जो ये मनाया गया है। इसको आप घटा भी सकते हैं, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, 2024 में घटा दीजिएगा 112 आ जाएगा। देखिए जब भी आपको क्रम पूछे, आप जिसका अगर आपको डेट याद है आराम से उसमें से 2024 घटा दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो, ये किस प्रधानमंत्री को मिला है, ये मोदी जी को मिला। यानी आपको जैसे ही प्रधानमंत्री में पुरस्कार की बात हो जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा किसको मिला, अभी नरेंद्र मोदी को ही मिला है। बहुत देश जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ प्राइज लेके ही आते हैं, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान जो है वो अपने देश में लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन देगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसरो के द्वारा जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मशीन के जगह पर जो है सफल लैंडिंग मशीन की जगह सफल टेस्टिंग किया है, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम पुष्पक रखा गया। देखिए रामायण में पात्र था पुष्पक विमान जो कि रावण के पास था, उसी प्रकार इसरो जो है अपने लैंडिंग मशीन को जो मतलब फिर से उसको रीयूजेबल बनाया है, उसका नाम क्या रख दिया है, पुष्पक रख दिया है, ठीक है ना। एक प्रकार ये लैंडिंग मशीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया कि ऑपरेशन इंद्रावती जो है कहाँ से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था, हैती। यानी हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया गया था, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ये आपको विराट कोहली। यानी सबसे तेज T20 में 12,000 रन बनाने वाले कौन बन गए हैं, विराट कोहली बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 150वां मैच खेलने वाले भारतीय रोहित शर्मा, और सबसे अधिक शतक बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय में T20 में रोहित शर्मा, और वनडे में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले भी रोहित शर्मा ही हो जाएंगे। अभी तक 601 छक्का जो है वो लगा चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर में। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही खोला गया है। और सेल्फी पॉइंट भी कहाँ खोला गया है, जम्मू कश्मीर में ही खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ट्यूलिप गार्डन है वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय का शुरू हुआ है, ये होला मोहल्ला, ये सिख समुदाय का ये उत्सव हो जाएगा होला मोहल्ला। होला मोहल्ला किस समुदाय का, ये सिख समुदाय का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूसिको 2 रिले का उपग्रह लॉन्च किया, ये चीन लॉन्च किया है। रिले कौन लॉन्च किया है, चीन जो है यह लॉन्च किया है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि डोल पूर्णिमा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है, ये पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में मनाया गया है, डोल पूर्णिमा उत्सव हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो यूपीएससी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया यूपीएससी के। आगे बताइएगा कि 26 मार्च 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, ये बांग्लादेश को मनाया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया अभी, ये इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1866 में हुआ था। और यह जो है मदरसा शिक्षा अधिनियम को क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि ये जो है ये किसी व्यक्ति के सुरक्षा क्या कहते हैं जीने का अधिकार जो इसके खिलाफ है। अगर आप अपना शिक्षा चेंज करना चाहते हैं तो ये इसके खिलाफ होता है, इसीलिए जो है ये जीने का अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार जो इसके खिलाफ बताते हुए जो इसको क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो
एबेल पुरस्कार जो मिलता है किस क्षेत्र में मिलता है? ये गणित के क्षेत्र में मिलता है और ये 2024 में मिला है और ये बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखिएगा। ये मिशेल टेलाग्रैंड को कौन सा पुरस्कार मिला है? एबेल पुरस्कार मिला है। आगे बताइएगा क्वेश्चन के स्टार्ट जो कार्यक्रम है 2024 में कौन स्टार्ट किया है? इसरो के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम जो ये स्टार्ट किया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि इंडिगो द्वारा जो है, सॉरी आंसर ही बता दिए, एयरपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? इंडिगो को जो अवार्ड दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा जो कि सी विजिल ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपको चुनाव आयोग के द्वारा जो है सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, ये सभी ऐप जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया। एक बार फिर से रिवीजन करा दें बुट्टू बाबू करंट अफेयर का, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। बताइएगा बुट्टू बाबू के लिए क्वेश्चन है कि पहली बार कौन सा देश जो है सुअर की किडनी में व्यक्ति को लगा दिया है? ये अमेरिका जो है सुअर की किडनी को किसमें लगा दिया है? व्यक्ति के अंदर में लगा दिया है। बताइएगा सूचना के अनुसार जो है किस देश में सरकारी डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये न्यूजीलैंड पर लगा दिया है। और अपने भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि गुटखा, तंबाकू, खैनी पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये तेलंगाना जो है गुटखा, खैनी, तंबाकू पर जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया। अगर कोई आपको खाते हुए देखे उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है? यानी ब्रांड एम्बेसडर उसको नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन संबंधित है। और पीवी सिंधु एक ऐसे खिलाड़ी है जो ओलंपिक में 2 बार पदक ला चुके हैं भारत में व्यक्तिगत रूप से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वज भाग किसे नामित किया गया है? शरद कमल अचंता को। और मसाला भाग कौन है? अभिनव बिंद्रा। और ये पेरिस ओलंपिक जो होगा ये कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। और कैमे क्रम का होगा? 33 में। देखिए एक क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको हमेशा याद रखा कीजिए, ठीक है ना? पेरिस ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस फ्रांस में होने वाला है। और क्रम क्या में होने वाला है? 33वें क्रम का होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग किया है, उसका नाम क्या रख दिया है? पुष्पक नाम रखा है। बताइएगा ऑपरेशन हैती जो है, हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश साइमन हैरिस जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के बने। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। सबसे अधिक छक्का लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रोहित शर्मा हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव जो है किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? सिख समुदाय के द्वारा जो है ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा डोल पूर्णिमा उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में मनाया गया है, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि यूपीएससी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और हाई कोर्ट कौन सा है जो मदरसे अधिनियम रद्द कर दिया है? इलाहाबाद। और एक और हाई कोर्ट है जो कि हम बताए थे, क्या वो ओबीसी के मान्यता जो है ना वो फॉर्म में रद्द कर दिया था, वो कोलकाता हाई कोर्ट बना है। और हम ये पूछने वाले थे कि मासिक धर्म पर जो छुट्टी देने का स्वीकार किया है ये सिक्किम हाई कोर्ट किया है, ठीक है ना। ये हाई कोर्ट जो है महिलाओं में जो ऋतुस्राव होता है उसके लिए जो छुट्टी दिया जाता है उसके लिए 1-2-3 छुट्टी ले सकते हैं आप, उसमें आपका पैसा जो है वो नहीं कटेगा। इसके लिए जो आप कानून लाया, कौन सा मंत्र लाया है? सिक्किम में। और सिक्किम में हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है एक स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिससे पहले एको वो रेलवे स्टेशन वहाँ नहीं था। रांगपुर रेलवे स्टेशन जो है वो उद्घाटन किया गया हाल ही में 2024 में इसका उद्घाटन किया गया। ये भी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो एयर इंडिया जो है एयरलाइन ऑफ द ईयर से अवार्ड किसे किया गया है? ये इंडिगो को किया गया है। बताइएगा सक्षम ऐप कौन लॉन्च किया है? सक्षम ऐप जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा, देखिए तुरंत सक्षम, इनकोर, सी विजिल जितना भी ऐप है ना अभी ये चुनाव आयोग के द्वारा ही नियुक्त किया गया। और ये चुनाव जो हुआ ये कितवें क्रम का हुआ है? लोकसभा का 18वें क्रम का लोकसभा का चुनाव हुआ है। इसमें सरकार कौन बनाया है? एनडीए, मतलब एनडीए जो है सरकार बनाई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो सी विजिल ऐप कौन लॉन्च किया है? ये भी चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो ये जो कि करंट भी ख़त्म हो गया है, अब जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको पूरे हमारे द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। यह क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपना अपना प्यारा सा सुझाव बता दीजिएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है तो उसमें अपडेट का आप अपना सुझाव बताइएगा कि क्या इसमें अपडेट करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो क्या अच्छा लगता है, इसमें कोई ख़राब लगता है तो क्या चीज़ ख़राब लगता है, इसके बारे में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप सभी लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं अपना एक बार जगह का नाम बता दीजिएगा ताकि हम सभी लोग को पता चल जाए कि आप सभी लोग कहाँ कहाँ से हम लोग से जुड़ चुके हैं। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, तब तक इसके नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।